कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती, और ये लाइनें तब बिल्कुल सटीक बैठती हैं जब 8 साल पहले नेपाल के नेताओं ने जिस सुशीला कार्की को पद से हटा दिया था, वही अब देश की कमान संभाल रही हैं। 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी कार्की पर सरकार के कामकाज में दखल का आरोप लगाया गया और अब वो खुद ही सरकार है। नेपाल में जेनजी के प्रदर्शन के बाद क्यों कार्की को अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर चुना गया? सरकार को संभालने वाली कार्की के भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या विचार हैं? पूरी कहानी आपको बताएंगे इस वीडियो में। सुशीला कार्की का जन्म 1952 में नेपालगंज बांके जिले में हुआ। उन्होंने कानून की पढ़ाई नेपाल में की और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अध्यापन से की और फिर वकालत के रास्ते न्यायिक सेवा में एंटर किया। 2009 में वो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की जज बनी और 2016 में इतिहास रचते हुए देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई। अपने कार्यकाल 2016 से 17 के बीच उन्होंने लैंगिक समानता, न्यायिक सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। उनकी छवि एक सख्त और भ्रष्टाचार विरोधी जज की रही, जिसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमेशा प्राथमिकता दी। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और अपनी सख्त ईमानदार छवि के लिए जानी जाती थी। 2016 में उन्होंने कार्यभार संभाला, लेकिन जल्द ही सरकार से उनका टकराव शुरू हो गया। विवाद उस वक्त गहराया जब उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति को गैर कानूनी करार दे दी। इसके बाद 30 अप्रैल 2017 को सत्ताधारी दलों ने संसद में उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव ला दिया और उन पर पक्षपात और सरकारी कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया। प्रस्ताव आते ही वो निलंबित कर दी गई, लेकिन इस कदम का पूरे देश में विरोध हुआ। नागरिक समाज, वकीलों और जनता ने इसे न्यायपालिका पर हमला बताया। वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। आखिरकार कोर्ट ने उनकी रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कार्की के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। कुछ हफ्तों बाद जून 2017 में वो रिटायर हो गई। ये पूरा घटनाक्रम नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक मिसाल बन गया, जिसने ये दिखाया कि न्यायपालिका को पूरी तरह दबाना आसान नहीं है। खैर, नेपाल में हो रहे हालिया जन आंदोलन ने सत्ता की तस्वीर अब पूरी तरह बदल दी है। लगातार महीनों तक सड़कों पर उतरे जेनजी प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ ऐसे आवाज उठाई कि तख्ता पलट हो गया। जनता का दबाव इतना बढ़ा कि सत्ता परिवर्तन करना ही पड़ा। इसी उथल पुथल के बीच अंतरिम सरकार की बागडोर सौंपी गई सुशीला कार्की को, जिसके बाद इस बात की भी काफी चर्चा है कि वो भारत के बारे में आखिर क्या सोचती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में 73 साल की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की ने यह कहा है कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और सरकार के बीच के संबंध एक अलग मामला है, लेकिन नेपाल और भारत लोगों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। हमारे कई रिश्तेदार, कई परिचित, हमारे बीच बहुत सारा सद्भाव और प्यार है। एक इंटरव्यू में कार्की ने पुष्टि की कि वो इस भूमिका को संभालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, जेनजी समूह ने हाल ही में नेपाल में आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने मुझ पर भरोसा जाहिर किया कि मैं थोड़े समय के लिए सरकार की अगुवाई करूं। कार्की ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता उन लोगों को सम्मान देना होगा जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि हमारा तुरंत ध्यान उन युवाओं पर होगा जो प्रदर्शन के दौरान मारे गए, और जोर देकर बताया कि आंदोलन के युवा सदस्य, लड़के और लड़कियां, उन्होंने उनके नेतृत्व के पक्ष में वोट दिया। और जोर देकर बताया कि आंदोलन के युवा सदस्य, लड़के और लड़कियों ने उनके नेतृत्व के पक्ष में वोट दिया। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और मैं अंतरिम सरकार का नेतृत्व करूंगी। कार्की का यही कहना था। उनके पुराने इंटरव्यूज और उनकी लिखी किताबों में ये साफ होता है कि वो भारत को नेपाल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश मानती हैं। कार्की ने कहा था कि नेपाल और भारत के बीच भाषा, संस्कृति, धर्म और व्यापार के ऐतिहासिक रिश्ते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ ही ये भी दोहराती रही कि नेपाल की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति सर्वोपरि है। कार्की का मानना है कि भारत के साथ संबंध
तभी मजबूत और स्थायी हो सकते हैं जब दोनों देशों के बीच बराबरी और सम्मान का आधार हो। उन्होंने कई बार कहा कि नेपाल किसी भी तरह का बाहरी दबाव स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सहयोग और साझेदारी हमेशा खुले दिल से करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को लेकर भी उनकी यही सोच है कि भारत अगर पड़ोसी देशों के साथ अपने व्यवहार में संतुलन और संवेदनशीलता दिखाए तो रिश्ते और भी गहरे और सकारात्मक हो सकते हैं। यही वजह है कि अब जब वो नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया बनी है तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वो भारत के साथ किस तरह का नया संतुलन कायम करती है। बता दें कि नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1033 लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों के दबाव के बीच इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। संसद से लेकर राष्ट्रपति के आवास तक युवा पहुंच गए और कई जगहों पर आगजनी की खबरें भी सामने आई और आखिरकार नेपाल में हालात कुछ ऐसे हुए कि केपी ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार के लिए कार्की को चुना गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।